नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग एल&टी कॉलेज मुजफ्फरपुर। फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में मार्क्सवाद किस प्रकार का विचार प्रस्तुत करता है। लेकिन उससे पहले मैंने समझाया था कि मार्क्सवाद की कोर मान्यताएं क्या है, यानी किन मान्यताओं को लेकर मार्क्सवादी विचार आगे बढ़ा। तो जिसमें हमने समझाया कि मार्क्स ने बताया कि इतिहास के विभिन्न चरणों में जो समाज था वो वर्गों में विभाजित था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा ट्राइबल समाज था उसमें समाज में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का जो दायरा था छोटा था। क्यों? क्योंकि संपत्ति पे सामूहिक स्वामित्व था। उसके बाद उन्होंने बताया कि दास प्रथा के समय में भी संघर्ष का जो एक तत्व थे वो मौजूद थे, दास और मालिक के बीच में था। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका ट्राइबलिज्म यानी सामंतवादी जब प्रथा आता है तो उसमें भी संघर्ष का स्वरूप था, जिसमें जमींदार और किसान के बीच संघर्ष था। कारण क्या था कि जमींदारी जो व्यवस्था थी, ट्राइबलिज्म जो था, उसमें जो भूमि पे, लैंड पे वो जमींदारों का अधिकार होता था, लेकिन किसान जो होता था वो काम करता था, उसके काम के अकॉर्डिंग उसे उसके मेहनत का फल नहीं मिलता था। और उसके साथ साथ जब ट्राइबलिज्म का जब एक क्रांति होती है, रेवोल्यूशन होता है, यानी जब कृषक समाज जमींदारी प्रथा के खिलाफ क्रांति करता है तो एक नई व्यवस्था का जन्म होता है, जिसको मैंने समझाया था कि कैपिटलिज्म यानी आपका पूंजीवाद। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि हम कृषक समाज से आधुनिक यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम प्रवेश करते हैं। तो मैं यहाँ समझाने का ये प्रयास कर रही हूँ कि सोसाइटी जो डिफरेंट उसके हिस्ट्री के जो डिफरेंट स्टेजेस रहे हैं, तो वो सोसाइटी का आधार कैसे चेंज होता रहा है, यानी समाज कैसे चेंज होता रहा है। तो मार्क्सवाद ये बताता है कि समाज में जो नई व्यवस्था का उदय होता है या फिर समाज में जो परिवर्तन का आधार होता है वो कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल पे आधारित होता है। अब प्रश्न ये हमारे मन में उठता है कि ये क्लास स्ट्रगल क्यों होता है। तो क्लास स्ट्रगल को मार्क्सवादी विचारकों ने ये समझाया कि समाज में जो आर्थिक इकोनॉमिक जो रिलेशन है, जैसे मैंने समझाया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन वो समाज की व्यवस्था को बदलता है या चेंज करता है या नई व्यवस्था को लाता है या संघर्षों को जन्म देता है। यानी सोसाइटी क्या है, आर्थिक संबंधों पे आधारित है। तो मुझे लगता है कि होपफुली ये समझ में आ गया होगा जो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करूंगी कि मार्क्स जो बताता है कि एक्सक्यूज मी, हाँ, सेकेंड पेज, नेक्स्ट जी। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि डायलेक्टिकल प्रोसेस एंड रेवोल्यूशन, यानी द्वंद्वात्मक जो आपका भौतिकवाद है वो किस तरीके से क्रांति को लाता है। मार्क्सवाद जब विचार को हम पढ़ते हैं, उसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, तो आप हेगल की थ्योरी को भी आपने पढ़ा होगा। हेगल कहता है कि जो विचार है, जो आइडिया है, वो समाज में परिवर्तन का आधार है। तो वहीं पे क्योंकि हेगल ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करते हैं, उसी तरह मार्क्स भी द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करते हैं, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि आइडिया जो है समाज को परिवर्तित नहीं करता है, बल्कि मैटर यानी भौतिक जो पद्धति है, जो भौतिक चीज़ें हैं, मैटरलिस्टिक जो चीज़ें हैं, वो समाज में परिवर्तन का आधार होती हैं। अगर कभी आपको किसी तरह कंपटीशन के एग्ज़ाम में या फिर आप जो जनरल सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं उसमें अगर प्रश्न करता है कि हेगल और मार्क्स के विचारों में द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर क्या अंतर है, तो आप सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि जो हेगल है वो कहता है कि आइडिया के आधार पे सोसाइटी चेंज होता है और मार्क्स कहता है कि मैटर के आधार पे हमारा समाज परिवर्तित होता है। तो सिंपल सा है। अब बात करेंगे कि डायलेक्टिकल प्रोसेस एंड रेवोल्यूशन। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज अ डायलेक्टिकल प्रोसेस इज द आइडिया दैट सोशल चेंज हैपेंस थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग फोर्सेस लीडिंग टू न्यू सिंथेसिस। इसका क्या मतलब होता है कि डायलेक्टिकल जो द्वंद्वात्मक पद्धति होती है वो समाज में परिवर्तन का आधार होती है। वो समाज में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे हमने बताया कि जो मार्क्सवाद कहता है कि जो सोसाइटी है वो डिफरेंट स्टेट्स में क्लास स्ट्रगल पे आधारित है। कोई भी सोसाइटी का, चाहे हम आदिम समाज की बात करें, चाहे हम सामंतवादी प्रथा की बात करें, चाहे हम पूंजीवादी व्यवस्था की बात करें या दास प्रथा की बात करेंगे, समाज में जो वर्ग संघर्ष दो आधारों पे विभाजित था, जिसकी मैंने पूर्व में चर्चा की। तो वो कहते हैं कि जो क्लास स्ट्रगल है, वर्गों के बीच में जो संघर्ष है, वो समाज में विरोध को जन्म देता है। और ये जब विरोध होता है तो जो डिफरेंट क्लासेज हैं सोसाइटी के अंदर, वो आपस में संघर्ष करते हैं और संघर्ष
संघर्ष के बाद क्रांति आती है, आवाज उठती है, उसके बाद एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। नई व्यवस्था का जन्म जो होता है, ये जो प्रोसेस है, ये साइकिल है, वो रुकता नहीं है, क्योंकि मार्क्स समझाने का प्रयास करते हैं कि जो समाज में परिवर्तन का आधार है, जिस बिंदु से हम शुरू होते हैं, पुनः उस बिंदु पे पुनः हम आ जाते हैं। कहने का मतलब कि समाज में जो परिवर्तन का आधार है, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में प्रवेश करता है। अब जब डायलेक्टिकल प्रोसेस को हम समझेंगे तो इसके मुख्य 3 चरण हैं। अब हम चरण को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर कभी भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो कहते हैं कि जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है वो 3 चरणों में होकर गुजरता है। सबसे पहले कौन सा चरण होता है? थीसिस, यानी थीसिस का मतलब कि जैसे हम अभी प्रेजेंट समय में हैं, तो हम किस व्यवस्थाओं में रह रहे हैं, जो व्यवस्था हमारे पास, जो संरचना हमारे पास मौजूद है, वो कहते हैं कि ये जो थीसिस है, ये मौजूदा व्यवस्था है। और फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए हम फ्यूडल सोसाइटी की बात करते हैं, तो वो सोसाइटी किन 2 वर्गों में विभाजित था? आपका फ्यूजन था और पीजन था। तो फ्यूजन क्या होता है कि कहीं न कहीं जो हमने कहा कि सामंतवादी प्रथा में जो व्यवस्था थी वो जमींदारों के अनुरूप थी, कारण क्योंकि लैंड पे उनका नियंत्रण होता था और कृषक क्या होता था, वो काम करता था लेकिन उनको काम के अकॉर्डिंग बेनिफिट नहीं मिल पाता था। ये हुआ मौजूदा व्यवस्था। अब प्रश्न उठता है कि जब मौजूदा ये व्यवस्था होती है तो क्या जो विकास का चरण है वो कैसे परिवर्तित होता है? थीसिस के बाद एंटीथीसिस आता है। तो एंटीथीसिस कब आता है? जो थीसिस यानी जो आपकी मौजूदा व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जब कृषक बहुत हाई लेवल पे शोषित हो जाता है तो वो रेवोल्यूशन करता है, वो क्रांति करता है, और क्रांति के फलस्वरूप जो व्यवस्था हमारे सामने आती है वो एंटीथीसिस के रूप में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसान क्या है, उसके साथ शोषण हो रहा है और वो जमींदारी व्यवस्था का विरोध करता है। थीसिस के बाद एंटीथीसिस और उसके बाद आता है आपका सिंथेसिस। अब सिंथेसिस में हमने पूर्व में ही बताया कि जो मार्क्स कहता है कि समाज में जो परिवर्तन का आधार क्या है, वो एक बिंदु से शुरू होता है और पुनः उसी बिंदु पे पहुंचता है। सिंथेसिस में ये बताने का प्रयास करता है कि जब संघर्ष होता है, बहुत बढ़ जाता है, तो नई व्यवस्था का जन्म होता है। अब इसको हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे? जब हमने चर्चा किया कि थीसिस यानी जो आपका फ्यूडल सोसाइटी है, फ्यूडल सोसाइटी में किसान और जमींदारों के बीच में स्ट्रगल होता है, विरोध होता है, तो विरोध से एंटीथीसिस आता है, और एंटीथीसिस जब वो आगे बढ़ता है तो सिंथेसिस का रूप लेता है, यानी जमींदारी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था खत्म होती है और नई व्यवस्था यानी कैपिटलिज्म सोसाइटी आती है। पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म होता है, जिसमें हम कृषक समाज से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पहुंचते हैं। होपफुली मुझे लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायलेक्टिकल मेथड जो है वो कैसे 3 चरणों में विभाजित होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको समझाने का एग्जाम्पल के थ्रू किया है कि जमींदारी व्यवस्था का विरोध, यानी जब विरोध होता है, एक तरीके से डिस्प्यूट होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या है, आपकी क्रांति आती है, और क्रांति के बाद नई व्यवस्था का जन्म होता है। नई व्यवस्था क्या है? हम सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ जाते हैं। पूंजीवाद क्या है? नया थीसिस बनाता है। कहने का मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी, वो रुकती नहीं है, वो पुनः आगे बढ़ती है, क्योंकि वो भी 2 क्लास में डिवाइड होती है। एक तरफ आपका पूंजीवाद होता है और एक तरफ मजदूर यानी श्रमिक वर्ग होता है। इन दोनों के बीच में वही मोड ऑफ प्रोडक्शन को लेकर विरोध होता है, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन पे क्या है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का राइट्स होता है, यानी जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो जितना करता है उसके अकॉर्डिंग उसे नहीं प्राप्त होता है, जिससे विरोध और क्रांति होती है, फिर नई व्यवस्था का जन्म होता है। तो मार्क्स कहता है कि अब जो नई, यानी जब वो कहता है ना कि मजदूर, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, यानी जो क्रांति होगी वो इतने बृहद लेवल पे होगी, तो ना सोसाइटी में कोई क्लास होगा, ना कोई राज्य का स्वरूप होगा, यानी स्टेटलेस सोसाइटी होगी। वो कहते हैं कि स्टेट, जो आगे मैं समझाऊंगी भी कि स्टेट क्या है, कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट स्टेट राज्य है, स्टेट है, यानी जो डेवलप्ड कंट्री है, वो राज्य का निर्माण एक हथियार यानी एक उपकरण के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्टेट उनके हितों को सुरक्षित रखता है। मार्क्स इस चीज का विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। इसी तरह कहते हैं कि जब पूंजीवादी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जब संघर्ष होता है तो नया थीसिस बनता है, जहां पे कोई क्लास नहीं होता है और समाजवाद की स्थापना होती है।
तो मुझे लगता है कि होपफुली ये आपको बहुत ही मैंने ईजी लैंग्वेज में समझाया। अभी मैं इंटरनेशनल सोसाइटी में जो मार्क्सिस्ट थियरी क्या कहता है उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बेस समझाना चाहती हूँ कि वास्तव में मार्क्सवादी विचार है क्या, और किन विचारों जो उनके कहा जाता है कि बेसिक एज्यूम्शंस हैं, जो उनके सेंट्रल पॉइंट है या बेस है, उस बेस के आधार पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि मार्क्सवादी विचार इंटरनेशनल सोसाइटी को कैसे डिफाइन करने का या विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। अब निष्कर्ष मैंने वही समझाया कि कोई व्यवस्था बनती है, थीसिस है, उसमें के अंदर विरोध होता है, एंटीथीसिस है, आप नोट भी कर सकते हैं। दोनों टकराते हैं, टकराने का मतलब कि जो डिफरेंट क्लास मौजूद हैं, दो वर्ग समाज के अंदर मौजूद है, वो आपस में टकराते हैं और नई व्यवस्था का जन्म होता है, जिसे सिंथेसिस कहते हैं। और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम 4 सेमेस्टर का आ चुका है, मिड टर्म का एग्जाम है, उसके बाद फाइनल आप लोग का एग्जाम होगा। तो चीज़ों को 1 बाय 1 आप नोट कर लीजिएगा। नहीं कुछ समझ में आएगा तो मुझसे कॉलेज में आके आप डिस्कस भी कर सकते हैं। जब मैं प्रीवियस क्लास में जब मैं मार्क्सवादी थॉट को विश्लेषित करने का प्रयास कर रही थी, समझने या समझाने का प्रयास कर रही थी, तो मैंने बेस और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में आपसे डिस्कस किया था। अब आपके माइंड में होगा कि ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर है क्या। तो बेस का मतलब क्या है? हमने कहा कि मार्क्सवाद क्या है, समाज को कैसे व्याख्यायित करता है, आर्थिक आधार पे। ये अपने माइंड में आप लोग फीड कर लीजिएगा कि वो सोसाइटी को डिफाइन करता है इकोनॉमिक बेस पे, यानी वो जज करता है, विश्लेषित करता है या मूल्यांकन करता है आर्थिक आधारों पे। तो बेस क्या है? यह समाज का आर्थिक जड़ है, यानी आधार है। अब ये जड़ में क्या क्या आते हैं? 2 चीजें आते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? आपका लैंड हो गया, फैक्ट्री हो गया, मशीन हो गया और कच्चा माल हो गया। और इधर आता है क्या कहते हैं कि दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर आता है, वो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, यानी जो उत्पादन के संबंध है उसके बारे में सुपर स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास करता है। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में भी मैंने कहा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में 2 वर्ग है, एक तरफ आपका मालिक है, दूसरा है आपका मजदूर। तो ये दोनों यानी मालिक और मजदूर यह तय करने का प्रयास करते हैं कि उत्पादन कैसे होगा और उत्पादन पे नियंत्रण कैसे होगा। सिंपल लैंग्वेज में जब आपसे बेस पूछा जाएगा तो ये आर्थिक इसका जड़ है, यानी आधार आर्थिक संबंध है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जमीन, फैक्ट्री, मशीन, कच्चा माल। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि समाज के जो 2 वर्ग हैं सोसाइटी के अंतर्गत, या तो फिर मालिक है या फिर मजदूर है। तो ये दोनों तय करते हैं कि उत्पादन कैसे होगा और उत्पादन पे जो नियंत्रण किसका होगा। और सुपर स्ट्रक्चर, बेस को तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। सुपर स्ट्रक्चर क्या है कि लॉ, पॉलिटिक्स, रिलेशन, कल्चर, एजुकेशन और मीडिया। कहने का मतलब कि जो आर्थिक आधार है, यानी जिस बेस की चर्चा मैं कर रही हूँ, जो आर्थिक आधार है, वो क्या है कि आर्थिक आधार ही सुपर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और ये जो सुपर स्ट्रक्चर यानी आपके जो कानून है, राजनीति है, धर्म है, संस्कृति है, शिक्षा है और मीडिया, ये किसके लिए काम करते हैं? ये बेस के लिए काम करते हैं, यानी ये बेस पे ही आधारित होते हैं। जैसे बेस सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर यानी आर्थिक ढांचा तय करता है कि धर्म, कानून, राजनीति कैसी आपकी होगी, और सुपर स्ट्रक्चर ये तय करता है कि बेस को मेंटेन करता है कि सभी संस्थाएं मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को कैसे बनाए रखेंगी। अब सिंपल सा इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करें कि अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं, हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, चाहे हम इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करें, तो इंटरनेशनल सोसाइटी में क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, आपका ब्रिटेन, फ्रांस, ये एक तरीके से क्या हुए? कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यानी यहाँ पे कहने का ऐसा नहीं कि कैपिटलिज्म वहां पे, मतलब कहने का मतलब समाज के या राष्ट्र के या देश के वो राष्ट्र हैं जो ये तय करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गतिविधियां कैसी होगी, ये मार्क्सवादी विचार के अनुसार। तो वो कहते हैं कि अगर समाज में पूंजीवादी व्यवस्था है, तो पूंजीवाद का सत्ता पे अगर अधिकार है, तो सुपर स्ट्रक्चर यानी जो हमारी कानून होंगी, जो हमारी धार्मिक संस्थाएं होंगी, हमारी संस्कृति कैसी होगी और मीडिया का रोल, ये क्या होगा? उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देगा, उनके अकॉर्डिंग काम करने का प्रयास करेगा। होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी मार्क्सवाद को फर्दर डिस्कस करूंगी कि वो इंटरनेशनल, इस आधार पे इंटरनेशनल समाज को या वर्ल्ड सिनेरियो को किस तरीके से डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।